नमस्कार किसान भाइयों। चाहे धूप हो या बरसात, सूरज की पहली किरण के साथ शाम ढलने तक एक किसान अपने खेत में हल चलाकर उसकी देखभाल कर एक अच्छी फसल की उम्मीद करता है। उसके लिए मेहनत भी करता है। इस कार्यक्रम के द्वारा हम कृषि संबंधित आधुनिक तकनीक के बारे में किसानों के लिए जानकारियां लेकर आते हैं और सामयिक विषयों के बारे में उन्हें बताते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को खबरें खेती की और मंडी भावों के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। रबी फसलों की बुआई 85% पूरी, पाले से फसलों को बचाएं। गेहूं में गंधक की आपूर्ति, टमाटर की उन्नत पौधशाला तैयार करें। जैविक खेती में सहयोगी शुगरकेन थ्रेडर। अब खबरें विस्तार से। रबी फसलों की बुआई अपने अंतिम चरण में है। अभी तक पूरे देश में इसका कुल रकबा पिछले साल के मुकाबले लगभग 5% कम है। इससे यह आशंका बढ़ गई है कि रबी फसलों का रकबा इस साल 2013 के मुकाबले 10 से 15 लाख हेक्टेयर कम रह सकता है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी फसलों की बुआई अभी तक लगभग 5 करोड़ 30 लाख हेक्टेयर में हुई है। गेहूं की बुआई 2 करोड़ 79 लाख हेक्टेयर में पूरी हो चुकी थी, जबकि पिछले साल समान अवधि के दौरान यह आंकड़ा 5 करोड़ 57 लाख हेक्टेयर था। पूरे रबी सत्र के दौरान फसलों की बुआई लगभग 6 करोड़ 24 लाख हेक्टेयर में हुई है। इस वर्ष रबी सत्र के दौरान गेहूं की बुआई लगभग 2 करोड़ 79 लाख हेक्टेयर पर हुई है, जबकि पिछले साल समान अवधि में यह आंकड़ा 2 करोड़ 86 लाख हेक्टेयर पर था। फसलों में दलहन की बुआई लगभग 1 करोड़ 24 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान यह आंकड़ा 1 करोड़ 34 लाख हेक्टेयर पर था। तिलहनों की बुआई लगभग 74 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो पिछले साल की समान अवधि के 79 लाख हेक्टेयर के मुकाबले कुछ कम है। यह बड़ा बदलाव देश में इस साल मानसून के बाद असामान्य बारिश की वजह से दिखा है। पाले से फसलों को बचाएं। इस समय प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई स्थानों पर तापमान 5 डिग्री से भी नीचे चला गया है। ऐसी स्थिति में फसलों में पाले की संभावना बढ़ जाती है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि फसलों को पाले से बचाने के समुचित उपाय करें। हल्की सिंचाई करके सभी फसलों को पाले से बचाया जा सकता है। इसके अलावा खेत के चारों ओर धुआं करने पर भी पाले का असर नहीं होता। फसलों को पाले से बचाने के लिए 5 ग्राम थायो यूरिया प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव भी लाभकारी पाया गया है। संचालक कृषि मोहन लाल मीणा ने बताया कि कृषि विभाग के सभी मैदानी अधिकारियों को इस समय किसानों के सतत संपर्क में रहने के निर्देश दिए गए हैं। गांव में डोडी पिटवाकर पाले से सतर्क रहने की सलाह किसानों को दी जा रही है। दरों से बढ़ोतरी। राज्य शासन ने चालू वित्त वर्ष के लिए रबी फसलों के प्रमाणित बीज की अनुदान विक्रय दरों में संशोधन किया है। इस वर्ष किसानों की माली हालत ठीक न होने एवं रबी फसलों की कमी बुआई को देखते हुए राज्य शासन ने अनुदान बढ़ाने का निर्णय लिया। बीज वितरण की अनुदान दरों में वृद्धि गेहूं एवं चने के लिए की गई है। गेहूं में 140 रुपए से 350 रुपए क्विंटल तक की, जबकि चने में 600 रुपए क्विंटल की वृद्धि की गई है। इसके पहले 11 सितंबर 2014 को कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में कृषकों के लिए प्रमाणित बीजों की उपार्जन एवं विक्रय दर निर्धारित की गई थी। टमाटर की खेती गर्मी, वर्षा एवं जाड़ा तीनों मौसम में सफलतापूर्वक की जाती है। गर्मी के लिए बीजों की बुआई फरवरी, वर्षाकालीन फसल के लिए मध्य अप्रैल एवं जाड़ा के लिए मध्य जुलाई से मध्य अगस्त के बीच में कर देनी चाहिए। पौधशाला की तैयारी के लिए 5 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी एवं 15 सेंटीमीटर ऊंची उठी क्यारियां बनाएं। 1 हेक्टेयर खेत में रोपाई के लिए 25 से 30 क्यारियों की आवश्यकता होती है। 4 से 5 टोकरी सड़ी गोबर की खाद प्रति क्यारी में डालना चाहिए। पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए 20 ग्राम क्लोरोपाइरीफॉस धूल प्रति क्यारी की दर से मिला दें। दूसरे दिन 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 सेंटीमीटर गहरी लाइन बनाएं एवं बीजों की बुआई कर बीजों को गोबर की सड़ी खाद एवं मिट्टी से ढक दे। इसके बाद फुहार से हल्की सिंचाई करें। 1 हेक्टेयर के लिए सामान्य किस्मों का 500 से 600 ग्राम एवं संकर किस्मों का 100 से 150 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। जब पौधा 3 से 4 सप्ताह यानी 5 से 6 पत्ती वाला हो जाए तो खेत में रोपाई कर दे।
प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से ग्राम अंधारबाड़ी, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर के प्रगतिशील कृषक शंकर राव चौहान शुगर केन थ्रेडर मशीन के माध्यम से बुरहानपुर जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। श्री चौहान अन्य किसानों को शुगर केन थ्रेडर मशीन के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं। अभी तक इस किसान ने 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में इस मशीन द्वारा बुरहानपुर जिले के किसानों को लाभान्वित कर चुका है। शुगर केन थ्रेडर एक मशीन है जो ट्रैक्टर द्वारा संचालित है। गन्ना कटाई के पश्चात जो पत्तियां खेत में इकट्ठा हो जाती हैं, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का कार्य करता है। इस मशीन का उपयोग गन्ना कटाई के पश्चात किया जाता है। गन्ना कटाई के पश्चात पत्तियां खेत में इकट्ठा हो जाती हैं। मजदूरों के अभाव में तथा श्रम अधिक लगने के कारण एक जगह इकट्ठा कर कंपोस्ट खाद बनाने में किसान असमर्थ होते हैं और संभवतः उसे खेत में जला दिया जाता है, जिससे वह अपने ही खेत में बनने वाली लाखों टन कंपोस्ट खाद को नष्ट कर देता है तथा मृदा में उपस्थित लाखों लाभदायक सूक्ष्म जीवों जैसे केचुए आदि को नष्ट कर देता है। शुगर केन थ्रेडर मशीन के उपयोग से होने वाले लाभ: गन्ने की कटाई के पश्चात खेत में शुगर केन थ्रेडर मशीन का उपयोग करने से 8 से 10 टन कंपोस्ट खाद का निर्माण होता है। गेहूं में गंधक की आपूर्ति: गेहूं में गंधक की कमी के लक्षण मुख्यतः रेतीली जमीनों में प्रकट होते हैं। कमी के लक्षण नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं, जिसमें पत्तियों का हरा रंग धारियों में उड़ता है। पत्तियों का रंग पीला या सुनहरा पीला हो जाता है। पत्तियों के किनारे ऊपर या नीचे की ओर मुड़ जाते हैं और प्याले जैसा आकार के दिखने लगते हैं। गेहूं में गंधक की कमी पूरी करने के लिए फास्फोरस को सिंगल सुपर फास्फेट द्वारा देना चाहिए, क्योंकि इसमें 12 से 14% गंधक होती है। यदि डीएपी डाला गया है तो 100 किलोग्राम जिप्सम प्रति एकड़ प्रयोग करने से गंधक की कमी दूर की जा सकती है। और किसान भाइयों, आप नजर डालिए आज के मंडी भाव पर और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, मिट्टी रहित खेती खेती का वह प्रकार है जो कि पानी एवं उर्वरक तत्वों की सहायता से उत्पादन करने में सहायक होती है। इसी विषय पर आज आपको जानकारी दे रही हैं विशेषज्ञ अपर्णा जायसवाल। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको हाइड्रोपोनिक्स पद्धति के बारे में बताना चाहूँगी। इसे मिट्टी रहित खेती के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोपोनिक्स लैटिन शब्द हाइड्रो, जिसका अर्थ पानी होता है, और पोनोस, जिसका अर्थ श्रम से मिलकर बना हुआ है। इसमें पौधों को बिना मिट्टी में उगाए चयनित माध्यम में प्रकाश, तापमान एवं पोषक तत्वों की विनियमित मात्रा में उगाते हैं और इसी पद्धति को हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। आमतौर पर इसे मिट्टी रहित खेती के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें पौधों को बिना खेतों में लगाए पोषक तत्व और पानी के द्वारा उगाया जाता है। वैसे तो यह हमारी नवीनतम तकनीकियों में से एक है, परंतु किसान भाइयों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही कश्मीर के फ्लोटिंग गार्डन और बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन में हुआ है। यह हमारी नौसेना पनडुब्बियों में चालक दलों को ताजा फलों एवं सब्जियों को दिलवाता है।
अतः यह हमें संग्रहित भोजन करने की बजाय भोजन के ताजे उपयोग को करने में सक्षम बनाता है। वैसे तो इसके अनेकों लाभ हैं। यह पौधे के बेहतर विकास को सुनिश्चित करवाता है। हाइड्रोपोनिक्स में मिट्टी आधारित कृषि की तुलना में 95% तक कम पानी को बचाया जा सकता है। इससे जो आपको उत्पाद प्राप्त होता है वो उच्च गुणवत्ता वाले एवं उच्च मूल्य वाले होते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप इसे गैर कृषि स्थान पर भी बड़े आराम से कर सकते हैं। आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि इसे अत्यंत कम रखरखाव एवं कम मजदूरों की आवश्यकता होती है। यदि 2 से 3 किसान मिलकर हाइड्रोपोनिक्स की खेती करें तो वे 4 से 5 एकड़ तक की हाइड्रोपोनिक्स की खेती कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पीएच मान, पोषक तत्वों की सांद्रता एवं आर्द्रता, तापमान नियंत्रण इत्यादि सारी बातें जो हैं वो स्वचालित यंत्रों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। इससे जो उत्पाद प्राप्त होता है वो ज़्यादा टिकाऊ होता है और ज़्यादा आकर्षक लगता है। अतः आपको इसका बाजार में अधिक मूल्य मिलेगा। इससे आपको किसी भी प्रकार की कीट एवं खरपतवार की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। इसमें एक और अच्छी बात यह है कि जानवरों के आक्रमण से भी इससे मुक्ति मिलती है और प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, सूखा, अत्यधिक वर्षा, इन सारी समस्याओं से भी हाइड्रोपोनिक्स की खेती जो है वो इन सारी समस्याओं से दूर रहता है। वैसे तो भारत में यह कम लोकप्रिय है, किंतु फिर भी मैं यह कहना चाहूंगी कि यह अत्यंत कुशल एवं किफायती विकल्प है हमारे किसान भाइयों के लिए। भारत में बहुतायत शीर्षगृह हाइड्रोपोनिक्स की खेती जो है वो की जाती है, क्योंकि यह उच्च गुणवत्ता एवं मूल्य वाले उत्पादों की उपलब्धता साल भर सुनिश्चित कराती है। इसे मुख्य रूप से 3 तरह से किया जाता है। पहला तो हमारे विकासशील किसानों द्वारा इसे व्यावसायिक तौर पर किया जाता है। दूसरा जो है यह मेट्रो शहरों में शहरी कृषि के तौर पर किया जाता है और तीसरा जो है यह शौकिया तौर पर किया जाता है। इसे कहीं भी आप कर सकते हैं, जैसे रेगिस्तान, बंजर भूमि, ठोस जमीन, परती भूमि, कहीं पर भी हाइड्रोपोनिक्स की खेती बड़े आसानी से की जाती है। यहाँ तक कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जहाँ पर जमीन की कीमतें जो हैं वो आसमान को छू रही हैं, वहाँ पर भी इसे स्थानीय कृषि के तौर पर बड़े आराम से किया जा सकता है। इसके द्वारा आप हरी सलाद, जड़ी बूटी एवं कटे एवं गुलदस्ते वाले पौधों की खेती जो है वो आराम से कर सकते हैं। यह हर एक पौधे को उनके विकास के लिए एक आदर्श वातावरण देता है। अतः इसमें भिंडी, बैगन, मिर्च, ब्रोकोली इस तरह के पौधों को आराम से लगाया जा सकता है। किंतु हमारे किसान भाइयों को अगर अधिक मुनाफा कमाना है इसमें, तो वे बाजार की मांग को ध्यान में रख करके कोई भी फसल का चुनाव करें एवं समय का ध्यान भी जरूर रखें। वैसे तो हमारे विकासशील किसान भाई इसके बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए लगातार आगे आ रहे हैं, किंतु हमारे परंपरागत किसान जो हैं वे आज भी इस तकनीक से अनभिज्ञ हैं। अतः उन्हें इस तकनीक के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। इसमें प्रारंभिक निवेश कुछ अधिक होता है, किंतु यह फिर भी तापमान, प्रकाश, ऊर्जा एवं पानी की दृष्टि से अत्यंत कार्यकुशल है। अब आप यह सोच रहे होंगे भाइयों कि इसमें पौधों की कार्य की मिट्टी आधारित बागवानी की तुलना में अलग होती है, किंतु मैं यह आपको बताना चाहूंगी कि इसमें भी पौधों की कार्य की बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि मिट्टी आधारित कृषि में। आमतौर पर जब हम मृदा में पोषक तत्व और पानी डालते हैं तो उन्हें क्या कर दिया जाता है कि बेतरतीब ढंग से रखा जाता है, जिसके कारण पौधों को बहुत अधिक ऊर्जा जो है व्यय करनी पड़ती है उनसे पोषक तत्व ग्रहण करने में, और पौधों के विकास भी जो है धीरे होती है। इसके ठीक विपरीत हाइड्रोपोनिक्स में यह होता है कि पोषक तत्वों को और पानी को सीधा पौधों की जड़ों में दिया जाता है, जिससे उनका विकास अत्यंत तेजी से होता है। इसलिए इसमें कटाई भी बहुत जल्दी करनी पड़ती है, जिससे कि पौधे अपनी पूरी ऊर्जा जमीन के ऊपर बढ़ने में लगाए, ना कि जमीन के नीचे बढ़ने में। इसमें एक और खास बात यह है कि पौधों को खरपतवार के साथ किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं होती है।
जनरली यह देखा गया है कि यदि इसमें कृत्रिम प्रकाश का हो तो वो बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि आपके पास प्रकाश के पर्याप्त साधन है तो कृत्रिम प्रकाश रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह होता है कि पहले जब भी हम इसमें खाद डालते हैं तो ये क्या करते हैं कि पोषक तत्व के जो लवण है वो पहले से ही परिष्कृत होते हैं, अतः पौधे जो है उन्हें सीधे ग्रहण करते हैं। जबकि हम मिट्टी आधारित कृषि करें तो पहले यह होता है कि पोषक तत्व जो है अपने मूल रूप में टूटते हैं और उसके बाद ही पौधे इसे ग्रहण कर पाते हैं। हमारे किसान भाइयों को अगर इससे संबंधित किसी भी प्रकार की तकनीकी प्रशिक्षण लेनी हो या तकनीकी जानकारी एकत्र करनी हो तो वो इसके लिए हर राज्य में चल रहे बागवानी बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन या हर जिले में चल रहे कृषि विज्ञान केंद्र में जा सकते हैं। वे इससे संबंधित जानकारी एवं प्रशिक्षण समय समय पर करते रहते हैं, जिससे कि आप उसका लाभ उठा सकते हैं। किसान भाइयों, हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी पद्धति है जो आपको बेमौसम उच्च गुणवत्ता एवं मूल्य वाले फसलों को उगाने का पूरा वातावरण प्रदान करती है। अतः आप इसे करें और अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त करें। धन्यवाद। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, किसान भाइयों, कृषि कार्यों के साथ साथ पशुपालन भी कृषि का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस मौसम को देखते हुए पशुओं में सबसे अधिक थनैला रोग होने की संभावना होती है। इस रोग की पहचान कैसे करें और इसके उपचार के लिए आज आपको जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अंशुमन गुप्ता, पशु चिकित्सक, कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन। नमस्कार किसान भाइयों, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, पशु से दूध उत्पादन एक सबसे अहम प्रक्रिया होती है और जो है इसीलिए हम दूध उत्पादन के लिए पशुओं को पालते हैं और उनसे उनका दूध उत्पादन लेते हैं। किसान भाइयों, यदि इस पे कोई विपरीत असर पड़ जाए तो हमारे प्रबंधन पे और हमारी कमाई पे, हमारी आजीविका पे काफ़ी असर पड़ जाता है। कृषि के साथ साथ पशुपालन एक मुख्य व्यवसाय बनता जा रहा है और जो डेयरी चलाने वाले हैं, जो डेयरी चलाते हैं, दूध का व्यवसाय करते हैं, उनके लिए पशु से दूध उत्पादन एक बहुत प्रमुख उत्पाद होता है। किसान भाइयों, आज इसी संदर्भ में मैं आपसे मास्टाइटिस, जहरवाद या थनैला नामक बीमारी के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाहूँगा। किसान भाइयों, उसके पूर्व में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा जो इसके दूध उत्पादन, पशु के दूध उत्पादन से काफ़ी वास्ता रखती है। किसान भाइयों, जब हम कभी जानवर खरीदने जाते हैं, दूध उत्पादन जब हम लेते हैं और कभी हम पशु खरीदने जाते हैं, तो पशु खरीदने के पूर्व हम सबसे ध्यान देने योग्य बात ये रखते हैं कि उसकी मिल्क वेन यानी कि दूध की नाल जो होती है, जो सीधे हृदय से थन की ओर चलती है, उसको हम देखते हैं, उसको थालते हैं। और अगर ये नहीं करते किसान भाइयों, तो भविष्य में आप जब भी पशु खरीदें उसकी दूध की नाल की जांच अवश्य करें, ताकि आपको पता चल सके कि वो जितनी बड़ी, मोटी और जितनी ज़्यादा थालेगी, आपका पशु उतना दूध उत्पादन दे सकने की क्षमता धारण करने वाला होगा, ऐसा है। किसान भाइयों, उसके पश्चात जो थन की बनावट होती है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूँ, जिससे थनैला रोग रिलेट करता है, मतलब उससे वास्ता रखता है। किसान भाइयों, जो हम भैंस, गाय में 4 थन देखते हैं, ये चारों थनों की आंतरिक जो संरचना होती है वो इस तरीके से होती है कि चारों थनों का आपस में कोई मेल नहीं होता। किसान भाइयों, एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं मैं आपको कि पिछले थनों से दूध की उत्पादन की क्षमता ज़्यादा होती है बनिस्बत आगे के 2 थनों से, यानी कि दूध उत्पादन का 60% भाग जो है पीछे के थनों से आता है और 40% भाग जो है वो आगे के थनों से आता है। इसीलिए आप लोगों से
कहा जाता है और आप लोग करते भी हैं कि क्रॉस में यानी एक थन पिछला और एक थन अगला को इस्तेमाल करते हुए दूध का दोहन करते हैं। किसान भाइयों, एक और महत्वपूर्ण बात इसमें बता दूं मैं आपको कि दूध दोहने के समय जो पशु के पास हम खड़े होते हैं तो हमेशा एक ही पोजीशन में एक ही तरीके से हमें उसके दूध को दोहना चाहिए, अन्यथा बार बार जगह बदलने से पशु परेशान होता है और दूध उत्पादन वो गिरा लेता है। एक महत्वपूर्ण बात और मैं बता दूं किसान भाइयों आपको कि दूध निकासी का समय जो है वो लगभग 7 से 8 मिनट का होता है। इस बीच में यदि हमने दूध का निकासी कर लिया, दोहन कर लिया, तो हमें पशु से उसकी क्षमता का भरपूर दूध उत्पादन प्राप्त हो सकता है। यदि इससे ऊपर समय हमने ले लिया तो दूध, जिसे अपन कहते हैं पशुपना चढ़ा लेता है, तो पशुपना चढ़ा लेगा, यानी दूध को वो अपने वापस ऊपर ले लेगा। अब ये दूध ऊपर कैसे ले लेता है किसान भाइयों? इसलिए ले लेता है कि दूध उत्पादन के समय जब हम पशु का दोहन करते हैं तो एक हार्मोन निकलता है जिसके कारण थन जो है वो उसकी जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ जाती है, संकुचित हो जाती है और कुछ ढीली पड़ जाती है। ढीली पड़ने के कारण जो है दूध जो है थनों के रास्ते बाहर आ जाता है और 7-8 मिनट के बाद इस हार्मोन का प्रभाव खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके कारण जो है दूध जो है वापस पने चढ़ा लिया जाता है, दूध ऊपर चढ़ जाता है। किसान भाइयों, थनैला रोग में इस चीज़ का बहुत उपयोग है कि हमें 7-8 मिनट के अंदर दूध की निकासी या दोहन कर लेना है। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है, हम सबको पता है कि यदि दूध तपेले में निकालने के पश्चात, बाहर निकालने के पश्चात यदि एक दिन में फट सकता है बिना गर्म किए, तो वह गाय के, भैंस के थन में भी फट सकता है। किसान भाइयों, एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं आपको, इसीलिए दूध दूहने के पश्चात पशु को बैठने नहीं देना है। यदि पशु बैठ गया तो जो थन की जो गड्ढा होता है जिससे दूध की निकासी होती है उसके संकुचन और उसकी प्रक्रिया जारी रहती है, उससे जीवाणु विषाणु जो है अंदर चले आते हैं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। तो किसान भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि इस कार्यक्रम के द्वारा दी गई जानकारियाँ आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। आप भी कुछ सुझाव हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। हमारा पिन कोड है 462013। इसी के साथ मैं लिपि जैन आपसे आज्ञा चाहूंगी। नमस्कार।